सेवा की पावन भावना कुटिल व्यापारिक जाल में तब्दील हो गई। सियासी नफा सिद्धांतों पर भारी पड़ रहा है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। नैतिकता सिसकियां ले रही है। सुचिता ताक पर उदास बैठी है। सत्ता के लिए बाहुबलियों का साथ जरूरी हो गया है। कानून तोड़ने वाले संसद में कानून बनाने लगे हैं। सलाखों से संसद का सफर आसान हो रहा है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। अपराध और राजनीति का, नेता और दागियों का, खादी और कालिक का गठबंधन हो रहा है। जनतंत्र में जनता बेगानी हो गई है। नेता की नीयत सवालों में है। लोकतंत्र की बुनियाद में नमी आ रही है। वोट पाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए लोकतंत्र की अस्मिता का सौदा हो रहा है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। खादी के चोले में दाग लग रहे हैं तो कहीं दागी ही खादी की खरीदारी कर रहे हैं। वोट की ताकत प्रतीकात्मक हो गई। बाहुबल हावी हो गया है। माफिया मान्य बन रहा है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। ये भी जान लीजिए कि सियासी दलों के पास पुख्ता सफाई है। दामन पर लगा दाग भाने लगा है। संविधान की शपथ, देश सेवा का प्रण, जनता की जिम्मेदारी बस तकरीरों का हिस्सा है। खादी का चोला, गांधी की टोपी बस पहनावा ही रह गया। उसका विचारधारा से तलाक हो चुका है। सावधान, जनतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील हो रहा है। लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। जिया न्यूज रिपोर्ट। जब संसद में दागी बैठते होंगे तब शायद संसद की प्राचीर भी शर्मिंदा होती होगी। जब माफिया मान्य बन के राजपथ को रौंदते होंगे, राजपथ भी मायूस होता होगा। सभी पार्टियों का संविधान टिकट बंटवारे को देखकर रोता होगा। क्या सोचा था, क्या हो गया और क्या हो रहा है। लोकतंत्र का पाक सफर सलाखों से शुरू होकर संसद पर खत्म हो रहा है। जी हां, सिद्धांतों की बात करने वाले कई दल बाहुबलियों को अपने पाले में खींचने को बेताब नजर आ रहे हैं। सबकी नजर सीटें बढ़ाने की जुगत पर है। वहीं कई बाहुबली ऐसे भी हैं जो बड़े दलों से मौका न मिलने पर क्षेत्रीय दलों के सहारे संसद में फिर दस्तक देना चाहते हैं। यूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां बाहुबली और माफियाओं को गले लगाने में पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन जब उनसे इस बाबत पूछा जाता है तो वो इसका ठीकरा दूसरी पार्टियों पर फोड़ देती हैं। फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जब 2009 में मुख्तार अंसारी को टिकट देती है तो वो उनके लिए वो मसीहा हो जाते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी 2012 में डीपी यादव को बाहुबली कह के पार्टी में शामिल नहीं करती है, लेकिन 2014 के चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर अतीक अहमद उनके लिए साफ सुथरी छवि के नेता हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे से कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो कांग्रेस भी इससे कहीं पीछे नहीं रहती है। तकरीबन सभी सियासी दल बाहुबलियों को चुनाव लड़ाना पसंद करते हैं। यूपी में भी चुनावी गहमागहमी तेज होने के साथ ही सियासी हलकों में पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की राजनीतिक क्षितिज पर अपनी धमक दिखाने वाली लोकसभा सीट पर बाहुबली नेताओं की सियासी हसरत उभर रही है। समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद, पीस पार्टी से रिजवान जहीर मैदान में हैं। गोंडा लोकसभा सीट बीजेपी ने बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को मौका दिया। हत्या और लूटपाट जैसे तमाम गंभीर आरोपों में जेल की यात्रा कर चुके मित्रसेन यादव चुनावी मैदान में हैं। बाहुबली और माफियाओं को टिकट देने के बाद फेस सेविंग के लिए इन राजनीतिक पार्टियों ने अब एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। इन राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि चूंकि जनता ऐसे लोगों को चुनकर भेजती है, ऐसे में उनके लिए ये मजबूरी है कि उन लोगों को टिकट दें। यानी कि सारा दोष जनता का है जो उनको चुनकर भेजती है और ये राजनीतिक पार्टियां तो मजबूरी बस ऐसा करती हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट एसपी ने मित्रसेन यादव को टिकट दिया है। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। ठीक इसी तरह मुख्तार अंसारी की बीवी वाराणसी से चुनाव लड़ रही हैं। डीपी यादव गाजीपुर, मुन्ना बजरंगी जौनपुर, ब्रजेश सिंह चंदौली, आजमगढ़ से रमाकांत यादव। वोट वह ताकत है जिसके जरिए आम जनता क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को हराकर उनके कर्मों की सजा उनको दे सकती है।
लेकिन वोटर की मजबूरी देखिए, जब चुनावी मैदान में दूसरे कैंडिडेट भी चाल, चरित्र और चेहरे वाले हों तो आपराधिक बैकग्राउंड वाला फैक्टर कमजोर ही पड़ जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जनता ने 50% बाहुबली और माफियाओं को हराकर इन राजनीतिक पार्टियों को साफ संकेत दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये राजनीतिक दल हैं कि उसे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जनता एक बार फिर से 2014 के चुनाव में ऐसे तत्वों को मुंह की खिलाने के बाद क्या कोई पार्टी उनसे सबक लेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अरविंद के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, जिया न्यूज़, लखनऊ। जी हाँ, यही स्थिति। और जरा सोचिए, देश मौजूदा दौर में कैसे चेहरों से गुजर रहा है। ये चेहरे माननीय बनते हैं, संसद की शोभा बढ़ाने पहुंच जाते हैं। 2004 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 128 लोग दागी होते हैं। 2009 में ये कीर्तिमान बनाते हुए 162 तक पहुंच जाते हैं। और अब जब हम इस मुहाने पर 2014 के लोकसभा चुनाव की तरफ देखते हैं, तब क्या स्थिति है वो टिकट में भी समझ में आ रही है। जानने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में। मेरे साथ मेहमान हैं अनुराग मित्तल जी, हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में राजू मालवीय जी हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, भोपाल से मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अनुराग जी से मैं करना चाहूंगा। अनुराग जी, पहला सवाल मेरा आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वर्तमान जो लोकसभा थी उसके बाद अचानक एक दौर आया जब तमाम पार्टियों के नेता बड़ी मुखरता से कहते हुए दिखाई दिए कि दागियों से हमें परहेज है, दागियों को हम अब चाहते हैं कि इस तरीके के चेहरे हमारे पार्टी में ना दिखाई दें, और जब हम टिकट देंगे तो वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, एसपी की बात हो, लेकिन अब जब टिकट बंटने की बिल्कुल समाप्ति पर है, आप देख रहे हैं स्थिति, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा तेजी से आगे इस मामले में, वो दावे दागियों के साथ मिटते हुए, धुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब हम इलेक्शन ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसमें आप पहले चीज देखिए, फाइनेंशियल करप्शन एक बहुत ही मेजर इशू है, ये जो निकल कर आया है। ये जो हम दागियों की बात कर रहे हैं, दूसरी बात 2009 और अब 2014 में हम देख रहे हैं, इसमें मीडिया की वजह से काफी जनता के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि करप्शन मुझे डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से काफी पब्लिक डोमेन में डिस्कशन में, चाहे आप अन्ना हजारे जी का देखिए, चाहे आप बाबा रामदेव जी का आंदोलन देखिए, और ये जो आम आदमी पार्टी, नई पार्टी उभर कर आई है जो प्रोफेशनल के थ्रू है, ये बेसिकली करप्शन की मुहिम पे आई है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने अब ये बात करनी शुरू की है कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे या हम उस तरफ रुझान रखते हैं। लेकिन अभी जो 5 असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए हैं, घूम फिर के वहां भी यही बात आती है, क्योंकि मैंने जो बात आपसे शुरू की फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन इसलिए क्योंकि आज की डेट में स्टेट फंडिंग नहीं है। आपको अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर के तौर पे इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसके पीछे कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। जब कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे आप उनको कुछ पे बैक करें, और विनेबिलिटी फैक्टर या तो आप फाइनेंशियल या मसल पावर के थ्रू। तो आज भी ये दो अहम मुद्दे हैं जो काफी हद तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप वो रिपीट देख रहे हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए वो टिकट नहीं देते इनको, तो आप डिफेक्शंस देखेंगे, आप बगावत देखेंगे, तो पार्टी काफी हद तक सोचती है कि ना चुप करके इसको दे दें, नहीं तो ये इसकी वजह से एक बगावत का तौर पे निकल कर आएगा। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। लेकिन बगावत से ज्यादा मैं जाऊंगा, कांग्रेस करूंगा, बगावत से ज्यादा फिर वो शुद्धिकरण वाली बात कहां रह जाती है। हर पार्टी के नेता ने कहा, राहुल गांधी जी का चेहरा आपको भी याद होगा अनुराग जी, बड़े शिद्दत के साथ और बड़ी सकारात्मक तरीके से उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए अध्यादेश फाड़ दिया था दागियों को लेकर। देखिए, वही मैंने आपको कहा, क्योंकि बेसिक इशू क्या है, आज की डेट में स्टेट फंडिंग नहीं है, आपको ह्यूज एक्सपेंडिचर करना है, आप कहां से लाएंगे वो पैसा, उसके पीछे कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं। जब कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं तो वो क्विट प्रो एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहने और करने में बहुत फर्क है। आज 10-10 साल या 27 साल से जो मैंने एनालिसिस किया है पिछले इलेक्शंस का, 27 साल से केसेस पेंडिंग है। आप बहुत से राजनीतिकों को कहते सुनते होंगे, द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स, जिसकी वजह से हर एक पॉलिटिशियन को पता है मेरी 20 एफआईआर कटी, और ये कटी हुई हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तथ्यों पे बात कर रहा हूं, जो इन्होंने एफिडेविट में बताया। इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी असेंबली इलेक्शंस में इतनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस हुई थी, उनमें एफआईआर कटी थी, किसी में अभी तक जेल नहीं हुई, तो वो कहते हैं चलता है एटीट्यूड, दोबारा हम आ जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, मामला लंबित है। दूसरा, एक मैं संक्षेप में बात करना चाहूंगा, जो भी आपने राहुल गांधी और पार्टियों की भी बात की,
हाँ। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन का एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऑर्डर पास हो चुका है हाँ। कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आना है। हाँ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल के उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया पार्लियामेंट की, ये हम अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। हाँ। राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी गया था, वहां पे हमने स्ट्रांगली बोला था हाँ। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको कर दीजिए, हाँ। अकाउंटेबिलिटी। हम आपकी बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जानना नहीं चाहते, लेकिन सब पार्टियों ने रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में दोबारा दे दी कि नहीं, इट शुड नॉट कम विद इन द आरटीआई डोमेन। हाँ। और अभी आप देखिए लालू प्रसाद यादव का मैं एग्जांपल लूं, कन्विक्शन होने के बाद आपको बेल मिल जाती है, तो मुझे आप बेल देने के बाद अपनी वाइफ या अपनी बेटियों को टिकट दे देते हैं, तो रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? वही रिमोट कंट्रोल किसके पास है और रिमोट कंट्रोल से फिर चल क्या रहा है, ये बड़ी चीज है समझने लायक। प्रियंका चतुर्वेदी जी का रुख करूंगा। प्रियंका जी, राहुल गांधी जिस चिंता के साथ गुस्से से भरकर अध्यादेश फाड़ते हैं दागियों को मसले पर, अब तक की आपकी जो सूची घोषित हुई है प्रत्याशियों की, आप कह सकती हैं किसी प्रत्याशी पर के दामन पर कोई दाग नहीं है? फिर मैं नामों का जिक्र करूं। देखिए, राहुल गांधी जी ने, हाँ, मैं नामों का जिक्र करना या ये कहना, मैं ये यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ आपको, पर हाँ। 2-3 चीजें यहाँ पे महत्व में रखना जरूरी है और मुद्दा रखना जरूरी है। जब राहुल गांधी जी ने एक स्टैंड लिया था ऑर्डिनेंस को लेकर, तो उस समय पे उनका स्टैंड बहुत क्लियर था और आने वाले चुनाव में भी हो सकता है 2-3 ऐसे केसेस हों जिनको टिकट मिली है। हाँ। मैं कहूंगी ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो जिस तरीके के दागी हैं, इनको जनता ने ही वोट कर पार्लियामेंट में डाला है। हाँ। ये कहीं ऊपर से टपक कर नहीं आए हैं। हाँ। उनको जनता ने ही वोट डालकर, उन पे भरोसा डालकर उनको पार्लियामेंट में डाला। हाँ। हमने, राहुल गांधी जी का स्टैंड बहुत स्पष्ट था कि आने वाले टाइम में हमें एक स्टैंड लेना है कि आगे आने वाले टाइम में हम दागी नेताओं को टिकट नहीं देंगे, ना ही हम उनको पार्लियामेंट में बैठने देंगे। और उस समय में हमने देखा था लालू जी का सस्पेंशन हुआ था, उसको लेकर। अब आगे बढ़ते हुए एक हमने स्टैंड लिया है। हाँ। आगे बढ़ते हुए आपने देखा है, अगर आप सारी पार्टियों से कंपैरिजन करेंगे, हाँ। तो हमारी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को देखें, समाजवादी पार्टी को देखें या कोई और पार्टी को देखें, उसमें बहुत कम ऐसे केसेस निकलेंगे जहां हाँ। पे इन लेकिन लोगों को बहुत कम और बहुत टिकट मिली ज्यादा है। का फासला है। आप आंकड़े की बात करें, मान रहा हूं, आप कह रही हैं तो मैं प्रतिशत भी आपको बता दूंगा। अगर मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का ही जिक्र कर लूं जो हाल में हुए थे, उसमें बीजेपी के ज्यादा प्रत्याशी दागे थे, आपके कम थे। ज्यादा और कम के बाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दागी प्रत्याशी ही क्यों। अनुराग जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं जल्दी से राजू माली, देखिए, मैं आऊंगा प्रियंका जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका जी। देखिए, मैं क्विक पॉइंट कहना चाहता हूं, एक क्विक पॉइंट कहना चाहता हूं। पहली बात तो हर एक पार्टी में कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं। अगर मैं बीजेपी में गोवा के चीफ मिनिस्टर या मैं राजीव गांधी जी की बात करूं, जो उस वक्त के जमाने में खुद गाड़ी चलाते थे, जिस तरीके से औषध परीक्षण करते थे, मेरा सिर्फ कहना यह है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की अभी बात हुई, पहले सभी कैबिनेट में इवन पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस और बीजेपी ने पास कर दिया था। फिर इतना ज्यादा उसको अपोजिशन हुआ फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेशन गई जिसमें हमारी तरफ से भी गई थी। उसके बाद उनको महसूस हुआ कि अगर आज इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता तो कल को ये हमें इलेक्टोरल टाइम में एक हमारे लिए नेगेटिव साथ होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो करनी और कतनी में थोड़ा फर्क होता है। नहीं, ये फर्क होता है। और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो सीधे रुक करते हैं राजू मालवीय जी मेरे साथ। मैं थोड़ा इसमें डिफर करना चाहूंगी प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ नहीं, एक सेकंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सिर्फ वन साइडेड, हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, उनको अभी तक हमने सुना नहीं है। हाँ। रिक्वेस्ट होगा कि मेक इट मोर बैलेंस्ड। नहीं, मैं उनके पास रुक ही कर रहा हूं। मैं उनके पास भी, प्रियंका जी मैं उनके पास ही रुक कर रहा हूं। क्यों ऑर्डिनेंस फाड़ा या क्यों नहीं फाड़ा, आप प्रियंका जी, मैं पहले बीजेपी से, पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। बोलिए प्रियंका। मैं बस यही कह रही हूँ, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। अनुराग जी ने अपनी बात बोली है, मुझे आपने बात कंप्लीट करने का मौका नहीं दिया, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाइएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अनुराग जी बार बार कह रहे हैं क्योंकि इसलिए ऑर्डिनेंस फाड़ा गया या इसलिए ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट राहुल जी ने बात की। अगर आप यूपीए का पूरा कमिटमेंट देखेंगे करप्शन को लेकर, क्रिमिनलिटी को लेकर, आरटीआई से लेकर लोकपाल बिल तक, लोकपाल बिल कितने टाइम संसद में रहा और कब किसने क्लियर किया, ये सारे मुद्दे अगर देखेंगे, हम जब कहते हैं हमें एंटी करप्शन के लिए पूरा एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क बनाना है, कांग्रेस ने ही, यूपीए ने ही एक कमिटमेंट दिखाया, जबकि हमारी ऑपोजिशन हमेशा वॉकआउट कर जा रही थी पार्लियामेंट से। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि एक इंटेंट होता है जो बहुत क्लियरली यूपीए ने दिखाया है और आने वाले समय में भी दिखाती रहेगी।
नहीं, फिर अगर मान लीजिए कि एक स्थिति ऐसी आती है, मैं महाराष्ट्र का ही जिक्र आपसे कर लूं कि आदर्श सोसाइटी वाले मामले में पहले रिपोर्ट को नकार दिया जाता है, फिर उस रिपोर्ट को किस तरीके से लिया जाता है ये भी आप जानती हैं अच्छी तरीके से, फिर ये स्थिति दूसरी अलग क्यों, ये दोहरी स्थिति क्यों? नहीं, आप नहीं, अगर आप आदर्श के रिपोर्ट की बात करेंगे तो आदर्श नहीं, तीन पैरेलल उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हाँ। एक रिपोर्ट थी जिसको खारिज की गई थी, फिर पार्शली एक्सेप्ट किया गया था। हाँ। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, कैबिनेट कमेटी का प्रेरोगेटिव होता है वेदर टू एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट। नहीं, सीबीआई नहीं, जब खामियां थी तो फिर क्यों किया गया था? खामियां थी तो फिर क्यों किया गया था? फिर क्या वास्तव में बाद में कोई दबाव था? तो नहीं देखिए उसमें भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी फ्रॉम व्हाट सीबीआई की फाइंडिंग्स हैं और क्या उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी। तो जब कहते हैं पार्शियली एग्रीमेंट था, तो पार्शियली उन चीजों पे एग्रीमेंट था जहां टू पैरेलल ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जहां कॉमन लिंक्स हैं वो हमने एग्री किए हैं। जहां जहां करप्शन का मुद्दा आया है हमने उसको फेस किया है। जो हमारे नेता माने गए हैं कि उनको उन पे किसी तरीके का इल्जाम लगाया, उनसे स्टेप डाउन। अब टिकट की दागियों के टिकट के मसले पर मैं आऊंगा, चूंकि बात मापदंड को लेकर निकली थी, मापदंड को लेकर बात निकली। मैं बीजेपी के पास चला जाऊं, काफी देर हो गई राजू मालवीय जी सुन रहे हैं चर्चा को। राजू जी ये बताइए, आपकी पार्टी में नैतिकता की बात होती है, आपकी पार्टी में एक अनुशासन की, आप कांग्रेस के ऊपर ये निशाना साधती हैं कि दागियों को संरक्षण या दागियों को टिकट देने में कांग्रेस आगे रहती है। अगर मैं दिल्ली विधानसभा का आपसे जिक्र करूं तो ज्यादा प्रत्याशी, मैं संख्या भी बता सकता हूं, 20 प्रत्याशी ऐसे थे आपके जो दागी प्रत्याशी थे दिल्ली विधानसभा में। अब आता हूं मैं मौजूदा लोकसभा चुनाव में मिले हुए टिकटों पर। मौजूदा लोकसभा चुनाव में यूपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बड़े दागी हैं जिनको आपकी पार्टी टिकट दे रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र से लेकर तमाम नाम रमाकांत यादव तक हैं, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं। इनको टिकट देने में आपकी पार्टी का मापदंड क्यों फिर बदला हुआ नजर आता है? और क्या दागियों के इस स्थिति से ही आप मान सकती कि आपकी पार्टी चुनाव निकालेगी उस संबंधित सीट से? क्या और कोई चेहरा नहीं है पार्टी में, या इन दागियों को टिकट देना ही मजबूरी है, यही दागी जो है वो ताकत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, और न केवल जानी जाती है बल्कि व्यवहार में भी हम उसको दिखाते हैं। लेकिन कुछ और जगह की जहां आप चर्चा कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि उसमें भी हमें बड़ा मन दिखाना चाहिए था, लेकिन कई जगह की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जहां हमें कुछ लोगों को टिकट देना होता है, बस उसी क्रम में कुछ ऐसा हुआ। आप स्वीकार रहे हैं फिर तो परिस्थिति आपकी, परिस्थिति बड़ी या मापदंड बड़े, परिस्थिति बड़ी या मापदंड बड़े दागियों के लिए? मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए। अगर परिस्थिति तो फिर ये तो मजबूरी हो गई, ये तो फिर वही बात होगा कि नहीं अब मेरी परिस्थिति खराब है, मैं क्या करूं, मैं हमारी पार्टी असहाय है, हमारी पार्टी असहाय है। पूरा चित्र, ओवरऑल चित्र देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मापदंड ही बड़े हैं। और फिर टिकट देने में वो मापदंड पीछे हो जाते हैं। नहीं, पार्टी असहाय नहीं है। आप पूरा चित्र देखिए, पूरे किसी भी परिस्थिति से बड़ी, किसी भी परिस्थिति से बड़ी पार्टी, कोई भी पार्टी, उसका एक आचरण होता है, उस पार्टी का आचरण होता है। राजू जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के की चर्चा करेंगे तो आपको सारा चित्र नजर नहीं आएगा। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उस मापदंड पे क्या आज पार्टी खरी उतरी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपकी पार्टी के प्रणेता, जिनके पथ अनुसरण करते हुए, मार्गदर्शन को आप मानते हुए आपकी पार्टी चलती है, उन्होंने 1961 में ऑर्गेनाइजर में एक बात लिखी थी प्रत्याशी चयन को लेकर। दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्द में आपको याद दिला रहा हूं, उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी चयन में दरअसल यह देखना चाहिए कि प्रत्याशी संसद में दल के साथ साथ जनता की छवि को, अपनी छवि को दिखाए, साथ ही साथ उसकी छवि से जनता का मानस जुड़ा हुआ होता है। कहीं यह ना हो कि धन पहले हो जाए, प्रत्याशी पीछे हो जाए। प्रत्याशी की छवि जो है वो संसद को शोभायमान करती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उद्गार थे 1961 में। सन मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर उस उद्गार को अगर देखा जाए तो आपकी परिस्थिति आगे है, ये उद्गार शायद पीछे रह गए हैं। नहीं, मैं पंडित दीनदयाल जी के उद्गारों को ही लेकर यदि मैं बात करूं तो आप मध्य प्रदेश आ जाइए। सावित्री ठाकुर एक ऐसी, तो यूपी को भूल जाऊं मैं मध्य प्रदेश आ जाऊं, यूपी को भूल जाऊं मैं, यूपी में आपने जिनको टिकट दिए वो भूल जाएं, वो हम पूछे ही ना। आप अगर पार्टी की बात करेंगे, आपको कहा है आप समूचे चित्र को देखिए। आप एक पक्ष को देख करके इतना बड़ा आरोप नहीं लगाइए। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं। देखिए
कि आम कार्यकर्ता को भी हमने टिकट दी है, पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को भी टिकट दी है। समूचे चित्र को देखूं, अगर मैं समूचे चित्र को देखूं, राजू जी, समूचे चित्र को देखूं तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है कि येदियुरप्पा को आपको बुलाना पड़ता है। ये चित्र इतना विचित्र क्यों है, ये बता दीजिए। कुशवाहा जी को गले लगाते हैं आप, मैं अब नामों पर तमाम नाम है। नहीं, येदियुरप्पा जी को यदि पार्टी में लिया गया है तो ये हमारे पूरे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये भी परिस्थिति है, कह दीजिए परिस्थिति है, कहिए परिस्थिति। निश्चित रूप से वो फैसला पार्टी के हितों को ध्यान में रख के लिया गया है। राजू जी से कुछ पूछना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल। प्रियंका जी मैं आऊंगा जल्दी से, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, न्यूट्रल वे में हर एक पार्टी में कुछ अच्छे कैंडिडेट भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला। बिल्कुल। लेकिन मैडम ने अभी एक बात की थी कि ये जीत के तो जनता ही लाती है। मैं उसी का आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। पहले नोटा का अधिकार नहीं था, इस बार नोटा का अधिकार है। बहुत सी पॉपुलेशन थी जो वोट करने जाती नहीं थी, जो जागरूक थी। दूसरी चीज है, मीडिया की वजह से और ये जो कुछ आंदोलन हुए हैं, आज जनता के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है 2009 के बाद कि मुझे ये पार्लियामेंट का प्रोसेस कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे करप्शन के थ्रू मेरी डे टू डे लाइफ में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जो पहले नहीं थी। दूसरी चीज है, ये जितने भी दागियों का है, जो मैडम ने अभी बोला, बांग्लादेशी वोट हो, फर्जी वोट हो, आज आप देखिए डेली न्यूज में आ रहा है कितना कैश पकड़ा गया। अगर मैं तमिलनाडु का एग्जांपल लूं, वोटों को इंटिमिडेट किया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है। बहुत से अच्छे कैंडिडेट भी आते हैं, लेकिन ये जो दागी जीत कर आते हैं, आखिर दागी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मसल पावर और क्रिमिनल, बल्कि यूपी में ग्राउंड लेवल की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, वहां पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया जाता है ताकि इलेक्शन ऑफिस तक रिपोर्ट ना पहुंचे। जो वहां का लोकल सीईओ है, वो हेड ऑफिस इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट नहीं भेजता, क्योंकि उसको अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखनी है। आप देखेंगे बहुत से इलेक्शन कमिश्नर हैं जो रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो जब इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है, वो कहां से फेयर? और अभी हम नेपाल में, मैं आपको बताता हूं, नेपाल जैसी छोटी कंट्री में आउटसाइड उन्होंने इंडिया के ऑब्जर्वर्स बुलाए कि आप हमारे इलेक्शन प्रोसेस को देखिए। लेकिन हम अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, हम किसी भी आउटसाइड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को यहां लाने के लिए बिल्कुल हमने मनाही की हुई है। कितने लोगों को ये बातें पता है? नहीं, वही महत्वपूर्ण बात है। मैं प्रियंका जी का रुख कर रहा हूं। प्रियंका जी, पहली बात तो जो आप शुरुआती तौर पर बात कह रही थी, इस बात को फिर किस तरीके से समझा जाए? अगर मान लीजिए जनता उनको जिताती है, तो फिर पार्टी की जो शुचिता है, पार्टी का एक अपना एक ठोस स्टैंड होता है कि नहीं, हम दागियों को नहीं स्वीकारेंगे, वो बात पीछे रह जाती है। अगर जनता चुन रही है तो उस चुनने के पीछे जनता का पूरा समर्पण नहीं हो सकता। जिस बात को अनुराग जी कह रहे थे कि तमाम हथकंडे से लोग जीतते हैं चुनाव, तमाम हथकंडे लोग जीत जाते हैं, तो विनर कैंडिडेट हो गए वो किसी पर। बहुत क्लियर है। अच्छा, मैं सब जवाब दूं? हाँ, बोलिए। मैं बस यहाँ पे दो चीजें कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने ऐसे कोई नेता चुनकर कैंडिडेट टिकट दी हैं, तो लोगों का हक बनता है कि अपने एमपी के बारे में जाने कौन उनका कैंडिडेट है और उनको बिल्कुल वोट आउट करें। जो पिछले हम 2004 की बात कर रहे हैं या 2009 की बात कर रहे हैं, और जो दागी नेता और पार्लियामेंट में बैठे थे, मैं उनकी बात कर रही थी। सांसद में वो अपने बलबूते पे बैठे थे, लोगों के वोट से बैठे थे। आने वाले समय में, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है 2009 के बाद, ये प्रोटेस्ट के बाद, सबके बाद, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी के हों, तो जनता ये देख रही है, जागरूक है, वो उनको वोट आउट कर दे। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी, कहीं देखिए, कहीं स्टेप्स हम उठा रहे हैं, कहीं स्टेप जनता उठा लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी। प्रियंका जी आऊंगा, तभी डेमोक्रेसी, प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, एक दूसरे पे उंगली उठाते। मैं प्रियंका जी आऊंगा, जरा एक स्थिति को और हम समझते हैं जरा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। राजनीति में सिद्धांतों का दावा, पाक साफ सियासत का वादा सभी पार्टियां करती है, लेकिन आंकड़ों की गवाही सभी सियासी दलों के दोहरे रवैया को उजागर भी करती है। सियासी दल दागियों पर भरोसा जताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सवाल यही सियासी दलों की मानसिकता पर उठ ही जाते हैं। दरअसल सभी पार्टियों को दाग अच्छे लगते हैं और दागी भी, लेकिन सभी पार्टियां इसके लिए दूसरी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ती रहती हैं। कोई खुद पहल करना नहीं चाहता और ना ही जिम्मेदारी लेना चाहता है। कांग्रेस जनता पर सारी जिम्मेदारी थोप देना चाहती है कि जनता ही दागियों को नकारे, यानी सियासी दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नीति में अपराधीकरण से को उन लोगों ने नकारा है, तो पिछली बार तो 50% नकारा था, इस बार 100% नकारेंगे। और मैं तो खुद ये मानती हूँ कि राजनीतिक दलों को सबक ले लेना चाहिए जनता के मूड से।
उनका क्या मनोभाव है उसको समझते हुए, और अपने आप उन्हें टिकट नहीं देने चाहिए। अब जरा सुन लेते हैं बीएसपी को, जो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मसीहा करार देती है और उनका हृदय परिवर्तन करवाने का दावा करती है। बीएसपी राजनीति में माफियाओं और बाहुबलियों के आने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। सबसे बड़े पैमाने पर यदि आज भी आपराधिक तत्व हैं तो इन्हीं कांग्रेस और भाजपा में ही हैं। दूसरी पार्टियों में भी यदि कोई दिखाई पड़ता तो इन्हीं पार्टियों से टूटे हुए लोग दूसरी पार्टियों में भी शरण लिए हैं, लेकिन पैदावार कांग्रेस और भाजपा की ही है। दागी और बाहुबलियों के प्रेम के मामले में बीजेपी भी अछूती नहीं है। मसलन बृजभूषण शरण सिंह सीधे तो पार्टी में नहीं आए, लेकिन अपने बेटे प्रतीक को मोदी के मंच तक जरूर पहुंचा दिया। इसी तरह डीपी यादव, धनंजय सिंह जैसे लोग भी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पर जब पार्टी से बाहुबलियों को टिकट देने की बात कही गई, तो पार्टी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल का कहना है कि जनता उनको नकार दे। देगा, जनता उसका जवाब दे रही है। अगर बाहुबलियों को जनता नकारा था तो आगे भी जनता नकारेगी। इसमें तो हम तो कहते हैं जनता को आज के समय में, लोकतंत्र में जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता चाहे जितना माफियाओं और बाहुबलियों को नकार दे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनाने के लिए तैयार बैठी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जनता एक बार फिर से इन्हें सबक सिखाएगी। प्रदीप विश्वकर्मा, जिया न्यूज, लखनऊ। जितनी चीजें हैं सब जनता पे डाल दो। तमाम दल ये कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी, खुद के मापदंड कहां, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रहेगी। हम वक्त ब्रेक का है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है जनता मांगे जवाब में। चर्चा लगातार जारी है कि आखिर दागियों को लेकर जो सोच है तमाम दलों की परहेज नहीं करती है, और तर्क जरूर आ जाता है कि जनता इनको चुनती है। इस बात पर भी चर्चा करेंगे, जनता इनको चुनती है तो क्या जनता ही दोषी है। लेकिन कुछ एक आंकड़ा है जिस पर मैं यहां जरूर अनुराग जी से चर्चा करना चाहूंगा, जहां क्या हर पार्टी अपना मापदंड देख के चलती है। अनुराग जी, कुछ स्टेट्स हैं जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली भी इवन, जहां पर दागियों को ज्यादा टिकट दिए जाते हैं, और इस स्थिति में ये पार्टियां वहां पर ज्यादा आजमाइश करती हैं इन कैंडिडेट्स को लेकर। अगर पार्टी का अपना कोई स्टैंड है कि इनसे परहेज करना है, तो एक गणित भी इनका क्या पर्टिकुलर इन स्टेट्स पर है, संबंधित राज्यों में जो नाम मैंने आपके राज्य जहां बाहुबली जो हैं वो अपना काम कर जाते हैं? देखिए, जो आपने स्टेट्स का नाम लिया, यही मैं अभी आपसे जो चर्चा कर रहा था, ये मोस्टली ऐसी स्टेट्स हैं जहां के जो पिछड़े इलाके हैं, जो कुछ ऐसे एरियाज हैं। पहली बात पे प्रदेश काफी बड़े हैं, यहां पे इस तरीके की जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग हो, वोटर इंडिमिटेशन हो, और जो एक नई चीज निकल कर आई है बूथ कैप्चरिंग वगैरह, ये बहुत पहले होता था, लेकिन आजकल कैश ब्राइबिंग या वोटर्स को इंसेंटिवाइज करना, सिर्फ कैश के तौर पे, अगर मैं तमिलनाडु का एग्जांपल लूं, टीवी देना, साड़ीज देना, बहुत तरीके के इस तरीके से प्रलोभन चलते हैं। और जो वोटर है वो सोचता है अगर मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। आज 65 साल बाद भी हर एक पार्टी बोल रही है कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम पॉवर्टी एलिविएशन करेंगे। 65 साल बाद हमें बोलने की क्यों आवश्यकता है? हर साल बजट आता है, हर साल हम एलोकेशन करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन हर साल वही चीजें दोबारा निकल कर आती है, क्योंकि हम पिछले बजट की ट्रैकिंग नहीं करते। मेरा जो वर्ल्ड बैंक में एक्सपीरियंस था, वहां पे हमने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें यह निकल कर आया था कि जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, करेंसी डिवेल्युएट कर जाती है, क्योंकि भारत में बहुत सारा पैसा आता है जिसकी वजह से आप खरीदते हैं। आज की भी आप रिपोर्ट देखिए तो ये जो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, इन स्टेट्स में आप प्ले आउट करते हैं, और कैश ब्राइबिंग ये एक मेजर फिनोमिनन है जो किया जाता है। पार्टियां भी फोकस उन्हीं स्टेट्स पर करते हुए उसी किस्म के कैंडिडेट्स पर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर अल्टीमेटली एक पॉइंट है। मुझे जिता के कौन ला सकता है, सीटों की संख्या कैसे बढ़े, सीटों की 272 प्लस, या मुझे कैसे सीट मिल सकती है। और जब ये लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? तो क्या ये आप और मेरे बारे में सोचेंगे? आज आप देखिए, अभी राज्यसभा या लोकसभा में हमने सुना था, वहां पे स्प्रे कर दिया गया, बड़ा हल्ला मचा था कि हम एक्शन करेंगे, ये करेंगे। सारी न्यूज फेड आउट हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारे जो जितने हम बिल्स की बात कर रहे हैं कि दागियों को हम नहीं लाएंगे, विसल ब्लोअर, ये सारे आपने लास्ट में क्यों इंट्रोड्यूस किए? 10 साल आप क्या कर रहे थे? तो बड़ा ये बड़ा मसला, इस बात को जानने की कोशिश करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी के पास हम रुख करेंगे, मुंबई से बनी हुई मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी, जो बात आप कह रही थी, एक तो कि जनता चुन लेती है, तो फिर ऐसी बात है कि उनको टिकट मिल जाना चाहिए, मिल जाता है या, लेकिन एक बात जो अनुराग जी कह रहे थे, कुछ राज्य जिसका मैं एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे रहा था, आपकी पार्टी के मैं ये नहीं कहूंगा, प्रियंका जी आप अगर बात देखें तो आपकी पार्टी कुछ स्टेट्स में बड़े अच्छे कैंडिडेट्स देती हैं जो शिक्षित हैं, योग्य हैं, उन पर एक मामला भी दर्ज नहीं है। लेकिन वहीं कुछ राज्य, चाहे वो बिहार से जुड़ा हुआ मसला हो, उत्तर प्रदेश हो,
इवन मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में आपके कैंडिडेट्स कई ऐसे हैं जो बड़े काफी पढ़े लिखे हैं, जो इस बार आपने टिकट दिए हैं, लेकिन वो कुछ कैंडिडेट्स ऐसा क्यों, जिन पर आपको ये लगता है कि नहीं अब कुछ सीटें हैं तो कोई बात नहीं, इनको मिल गया तो कोई बात नहीं, कुछ सीटें चल जाएंगी। कुछ को लेकर मापदंड बिल्कुल स्पष्ट है, मैं स्वीकार रहा हूं, लेकिन कुछ जगह फिर वही बाहुबली। अच्छा, मैं यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगी। मैंने आपके सवाल देखे, इससे पहले आपने शुरुआत ये की कि हम लोग कह रहे हैं कि सारा जो भी भार है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगी। मैं जब आपसे बोल रही थी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जनता और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर, ना कि एक दूसरे को डाउटफुली देखकर या एक दूसरे से डिस्ट्रस्टफुल होकर बात करनी चाहिए। साथ में मिलकर जो भी डेमोक्रेसी में चेंजेस आएंगे, दोनों को साथ में मिलकर आएंगे। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई दागी नेता को टिकट दे रही है, तो जनता का बिल्कुल हक बनता है, वो उनकी कहते हैं उनकी उसको वर्ड में नहीं कह पा रही हूँ, उनका हक बनता है कि उनको वोट आउट करें। दूसरी रही बात, अनुराग जी कह रहे हैं कि लास्ट मिनट पे हमने सारे बिल्स क्यों पास किए। उनको ये भी, आई एम श्योर उनके पास ये आंकड़े भी होंगे कि जो 16th लोकसभा जो खत्म हुई है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन, सबसे ज्यादा वॉकआउट्स इसी 16th लोकसभा में रहे हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो बहुत क्लियर है, जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन हुए उस बात को लेकर। अब तीसरी रही कि हाँ, हमने कहीं टिकट दिए हैं, कहीं टिकट नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि काफी चीजें होती हैं जो नेशनल लेवल पे, जैसे राहुल जी ने क्लियरली कहा कि हम नहीं चाहेंगे कोई दागी नेता हो। बहुत सारे होते हैं, स्टेट कंपल्शंस होते हैं, मैं ये स्वीकारूंगी कि स्टेट को भी साथ में रखते हुए। मैं माफी चाहूंगा, आपको रुक रहा हूं। प्रियंका जी, एक अच्छी चीज है कि आप चीजों की स्वीकारोक्ति करती हैं, ये एक अच्छी बात है कि आप एक प्रवक्ता के तौर पर और जहां जो चीज है उसको स्वीकारती हैं। एक मेरा मूलभूत सवाल आपसे ये भी है, एक अगर मान लीजिए राहुल गांधी या आपकी पार्टी, अगर आलाकमान ये निर्णय लेता है कि सुरेश कलमाड़ी को टिकट नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, पवन बंसल साहब को टिकट मिल जाता है, चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर जो कुछ इलाके जिनका आपने कहा कि नाम आप गिनाए ना मैं गिना रहा हूं, मैं इसमें बहुत क्लियर नहीं, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी। नहीं, मैं पवन बंसल जी के नाम पे एक चीज कहूंगी कि उनपे किसी तरह की चार्जशीट नहीं हुई है। नहीं, मैं दूसरा उदाहरण पूछ रहा था आपसे प्रियंका जी। मेरा कहने का सवाल ये था, मेरा सवाल ये था, प्रियंका जी। एक सेकंड, आप मेरे पहले पूरा जवाब सुनिए। नहीं, पहले आप मेरा जवाब सुनिए। हाँ, बोलिए। एक चीज होता है परसेप्शन, जो लोगों ने अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया है। एक होता है लीगैलिटीज फॉलो कर क्लियरली पता चल रहा है कि गलत जो भी चीजें थी वो सही नहीं थी। लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद पाया गया है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो परसेप्शन के द्वारा, परसेप्शन के बेसिस पे हम टिकट का बंटवारा नहीं करेंगे। जो लीगैलिटीज कहती हैं उस हिसाब से हम एक बंदे को, चलिए फिर उनसे इस्तीफा क्यों मांगा गया था, उनसे इस्तीफा क्यों मांगा गया था, चलिए उनसे इस्तीफा फिर क्यों मांगा गया था पवन बंसल जी से, चलिए उस बात को इस्तीफा इसलिए मांगा गया था, नहीं इस्तीफा इसलिए मांगा गया था बहुत क्लियरली कि अगर उनपे किसी तरीके का इल्जाम आ रहा है, आप स्टेप डाउन करिए, और जब तक लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है आपको क्लीन चिट नहीं मिलती। लेकिन चलिए कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, मान लीजिए कि अगर पार्टी एक स्टैंड लेती है, प्रियंका जी, पार्टी अगर एक स्टैंड लेती है कि नहीं, पार्टी अगर एक मजबूती से, अगर पार्टी ने बिल्कुल स्टैंड लिया है, अगर पार्टी, मैं वही बात कर रहा हूं प्रियंका जी, क्योंकि आप बात स्वीकारती हैं, तो इसलिए मेरा आपसे सवाल यह था कि अगर आपने एक चीज स्वीकारी है कि अगर पार्टी एक निर्णय लेती मजबूती से कि नहीं हम सुरेश कलमाड़ी को टिकट नहीं देंगे, तो जो कुछ नाम मैंने आपको कहे कि जिनको टिकट मिले हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, उन पर पार्टी स्टैंड ले लेती कि नहीं हमें नहीं देना, चाहे वो कितना जीतने वाला विनेबल कैंडिडेट हो, नहीं देना है तो नहीं देना। पवन बंसल का नाम लेंगे तो मैंने आपको नहीं, मैं दूसरे कुछ नाम की बात कर रहा हूं, मैं पवन बंसल जी के बाद आप दूसरा। देखिए सुरेश कलमाड़ी जी और पवन बंसल, आपने पवन बंसल का नाम लिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं यहाँ पे बस दो चीज कहूंगी कि अगर कहीं पार्टी ने किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है, और मैं ये बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कहूंगी कि कहीं ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं, तो यहाँ पर जनता नीड्स टू स्टेप इन एंड डिसाइड कि आगे बढ़ते हुए डेमोक्रेसी मैच्योर अगर देखनी है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में सांसद में कम लोग देखने हैं जो क्रिमिनल हैं, तो इसमें जनता का भी रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम कम से कम नंबर। मैं राजू जी का रुख करूंगा, राजू जी अनुराग जाऊंगा, आऊंगा आपके पास। राजू मालवीय जी सुन रही है, राजू मालवीय जी, कांग्रेस का कहना यह है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि इन्होंने इस बार पूरी कोशिश की है कि इनकी तरफ से कोई दागी ना हो, लेकिन आपकी पार्टी में जो अब तक सूची आई है उसमें बड़े कई नाम ऐसे हैं जिसको आप परिस्थिति जरूर कह रही थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या व्यवस्था आपकी पार्टी की भी, क्या आपकी पार्टी भी ये मानती है कि जनता अगर उनको चुन के भेज रही है तो अच्छा है हम भी टिकट दे देते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर से मैं आप उस सिनेरियो की ओर ले जाना चाहूंगी कि जिसमें आप पूरा सिनेरियो देखें तो आपको सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी छवि के लोगों को टिकट दिया गया है, नीचे से ऊपर तक छन्नी लगाई गई है। छन्नी को दिक्कत है, छन्नी को आप अपने तरीके से छान रही हैं। छन्नी में से जो चाय छान रही हैं आप, वो आपकी चाय है। आपको लग रहा है चाय पूरी छन गई, और मैं जो नाम बता रहा हूँ आपको वो नाम दिख नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स निकले हैं। हाँ, नहीं, मैं प्रियंका जी आऊंगा, उनके पास जाऊंगा। उनका कहना है राजू जी का कि छन्नी से छान के, अगर छन्नी से छान के निकल रहे हैं तो कई बड़े नाम है ऐसे कि मनोहर पर्रिकर जैसे लोगों को देखे, नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को देखे, आडवाणी जी जैसे लोगों को, आपको ध्यान में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बेसिक नेचर क्या है, और हम बेसिक नेचर पर ही कायम है। हाँ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ प्रियंका जी की बात को फेवर करूंगी कि नेता पैदा किसी माँ के पेट से नहीं होता। हाँ। बल्कि इस लोकतांत्रिक देश में जनता की वोट से पैदा होता है। अगर कहीं भी कोई इस तरह की चीज उन्हें सामने आती है तो उन्हें वो अपने वोट से अपने मताधिकार के अधिकार पर उन्हें नकारने का मुझे ये तर्क मेरे जब ये दोनों चीजें मजबूती से हो जाएंगी तो मैं समझती हूँ कि राजनीति में पूरी तरह से शुचिता आ जाएगी। सब कुछ जनता करे, सब कुछ जनता करे। अनुराग जी, एक तो पहली बात, मैं इस चीज को राजू जी से बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। राजू जी पता नहीं किस मापदंड से बोल रही थी, क्या ये फिर वही बात आएगी? नहीं, हमने तो बहुत कुछ किया है साहब। अब मतलब आपने किया, भूल जाइए। आप वो कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, आप बाकी सब चीजों को भूल जाइए। मेरा मूल सवाल, बेसिक सवाल मैं जो करना चाह रहा हूँ कि आखिर मापदंड हर पार्टी देखे ना उस चीज को, कि आप उसी चीज को मान के आप भूल जाएंगे। नहीं, आप जनता करे, सबको जनता ही को करना है। आप जनता के बीच में संदेश नहीं देंगे। आप तमाम चीजों का संदेश देते हैं जनता के बीच में, लेकिन इस मामले में आप जनता के बीच संदेश नहीं देना चाहते कि नहीं, हमने देखिए इतने अच्छे कैंडिडेट दिए। देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो एक मैं अप्रिशिएट करूँ, प्रियंका जी ने काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। कल भी मैं एक राजस्थान के टॉक शो पे था, वहाँ बीजेपी के, तो उन्होंने एक्सेप्ट की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जनता की हम बात कर रहे हैं, एक आप केसेस में ये भी देखिए, केसेस बहुत से ऐसे होते हैं जो इम्प्लांट भी किए जाते हैं। हाँ, तो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, जो सीरियस ऑफेंसेज हैं, इनको हमने देखना है। ऐसे कौन से दागी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काफी हद तक, मैंने इसलिए अनुराग जी वो जिक्र नहीं किया, राजनीतिक प्रकरण जो होते हैं, देखिए पॉलिटिकल प्रदर्शन का मैं जिक्र नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स या कांग्रेस में कहा गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामले। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की भी लिमिटेशन है। आज ही अगर इनको टिकट देना बंद कर दें, वो कहेंगे हम मीडिया में जाके एक्सपोज कर देते हैं कि किसने कितनी करप्शन की थी। तो काफी हद तक इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कमिश्नर्स हैं, जो एफिडेविट लेते हैं, जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, कल को ये सिस्टम हो, जुडिशरी, अगर जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, जो आज की डेट में कुछ जजेस को छोड़ के नहीं करती। अगर आप नोटा की जजमेंट देखिए, नोटा की जजमेंट अदालत ने अपना काम किया, एक साल वाला इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक अच्छे कुछ ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं। भारत में कानून ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लोकपाल जैसे कानून वगैरह की जरूरत तक नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग आईपीसी को देखें, सब चीजों का प्रावधान है। लेकिन अभी ये बात हो रही थी कि सारे बिल, नई बड़ी पार्लियामेंट में डिसरप्शन हुई। पार्लियामेंट जब चलती है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे विदेश में होते हैं या वो कहीं रिबन कटिंग कर रहे होते हैं, मैं अक्रॉस पार्टी लाइन बोल रहा हूं, पार्लियामेंट सेशन को बढ़ाया क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं किया जाता? ये सब पार्टीज तो करती हैं, लेकिन ऐसी कोई सोच नहीं है। तो अगर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, टीएन सेशन साहब थे, उन्होंने कुछ बहुत सारे ऐसे बुनियादी कदम उठाए, आपने उनके पर कतर दिए, आपने 3 इलेक्शन कमिश्नर बिठा दिए वहां पे। और अब आप देखते हैं रिटायरमेंट के बाद जाके वो पॉलिटिकल पार्टी, आपको मैं मध्य प्रदेश या कुछ ऐसी स्टेट जहां कांग्रेस प्रतिष्ठित देश भी हैं, वहां पे इलेक्शंस में आया। 2009 में 51 साल की एज थी। अभी असेंबली इलेक्शन का बता रहा हूं, 2008 में और 2013 में वो दे रहे हैं, मेरी एज है 52 साल। तो 5 साल में 51-52 एफिडेविट ले लिया जाता है और उसको आप चुनाव। आप जब एक एंट्री स्टेज पे बैरियर नहीं लगाएंगे, आप वहीं पे रोक नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रॉडुलेंट पॉलिटिकल पार्टी आपकी रजिस्टर हो जाती हैं। ये एक ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी मैं बहुत जरूरी, ये बहुत बुनियादी बात कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी भी अपना रोल इसलिए नहीं करती क्योंकि तो मुझे आगे एक बेनिफिट मिलेगा। इस चीज को समझेंगे, चर्चा करेंगे। सियासी दलों में बाहुबलियों, माफियाओं को जगह मिलती रही है। सवालों की जद में आने के बाद सियासी दल सफाई भी देते हैं। पाक साफ राजनीति का दावा करने वाले सभी दल असलियत में दागियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव सियासी दलों के लिए सबक भी था, जब यूपी की जनता ने 20 में से 17 बाहुबलियों को हरा भी दिया था। जो जनता की बात हो रही थी, देख लेते हैं। बाहुबलियों और माफियाओं को टिकट देने के मामले में किसी भी पार्टी का दामन साफ नहीं है। यूपी में 2009 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो साफ होता है कि सभी बड़े और छोटे दलों ने बाहुबलियों पर भरोसा जताया था। समाजवादी पार्टी ने 25 बाहुबलियों को मैदान में उतारा था। बीएसपी ने 21 बाहुबलियों पर भरोसा जताया था।
बीजेपी ने 15 बाहुबलियों को आसरा दिया था, कांग्रेस ने 13 बाहुबलियों को टिकट दिया था। इसका सीधा मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 सीटों पर बाहुबली और माफियाओं ने चुनाव लड़ा था। मौजूदा यूपी के 80 सांसदों में से 22 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले लंबित हैं। ये यूपी के आंकड़े हैं जो पूरे देश का एक नमूना पेश करते हैं। सियासी पार्टियां दागियों को मौके देती हैं। सवाल ये है कि कब तक आखिर ऐसा चलेगा। लखनऊ से जिया न्यूज के लिए प्रदीप विश्वकर्मा। विडम्बना ही कहेंगे। 80 में से 70 देखिए आप, 80 में से 70 सीटों पर कैंडिडेट वही उस तरीके से, और उसमें से भी परिणाम जो आया, कई सवाल सामने आएंगे। वक्त ब्रेक का है, चर्चा जारी रहेगी, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। जनता के जवाब में चर्चा लगातार जारी। ब्रेक से पहले जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उससे बड़ा काफी दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया। 80 में से आप सोचिए, क्योंकि यूपी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि तमाम लोग जानते हैं, और ये सच भी है कि दिल्ली से, लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है सत्ता का। अनुराग जी, 80 में से 70 लोग आप देखिए, 70 सीटों पर कैंडिडेट बाहुबली थे। अब इसे आप विवशता कहेंगे। उसमें से रिजल्ट भी जो हमने दिखा रहे थे रिपोर्ट में, अधिकांश लोग हार गए थे। अब उसके बावजूद भी अगर इस बार कुछ लोग इस बात को माने कि नहीं टिकट उनको देना चाहिए, तो क्या मापदंड है? देखिए, मैं आपसे जो अभी चर्चा कर रहा था, इस इलेक्शन में एक नई चीज आप देखिएगा जी। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एक तो आपने दागियों की बात की, दूसरा वो अपनी पिछली सीट छोड़ के नई सीट पर आ गए हैं। चाहे वो अपनी पिछली सीट में उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने अगर पिछली सीट पे काम अच्छा किया होता, आप वहीं कंटिन्यू करते, या मान लीजिए आपको सीट भी बदलनी है, आप पिछली सीट की रिपोर्ट कार्ड दिखाते। दूसरी बात, जो यूपी का आपने लिया, आज की डेट में भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पे मैनिफेस्टोस की कोई अकाउंटेबिलिटी हो। मान लीजिए दागी आ भी गए हैं, अगर मैनिफेस्टो की आज अकाउंटेबिलिटी होती, उनसे पूछा जाता, ठीक है आप आए थे, आपने अपने मैनिफेस्टो में से कितनी प्रोमिसेस को फुलफिल किया, लेकिन ऐसी आज की डेट में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए चलता है एटीट्यूड। तो मैं तो एक जीत कर आ गया, मैंने सीट दिला दी, नेक्स्ट टाइम मैं जीतू या ना जीतू, मैंने इतना पैसा बना लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका जी का रुख हम करेंगे। प्रियंका जी, लगता है आपको जो अनुराग जी बात कह रहे हैं, खासतौर से मैं यूपी का जो रिपोर्ट दिखा रहा था, 80 में से 70 सीटों पर देखिए आप बाहुबली थे। एक बात ये बताइए कि जो विवशता वाली स्थिति है वो थोड़ी बहुत भी है, आप जो आपने बड़े अच्छे से स्वीकारा था प्रियंका जी, वो थोड़ी बहुत भी विवशता क्यों है? और जो मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे अनुराग जी, तो आखिर वैसा क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो कहूंगी सिर्फ दो भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल केसेस जो भी अब तक कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी 16वीं लोकसभा में भी और इस लोकसभा आने वाले चुनाव में भी सबसे ज्यादा क्रिमिनल कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, और उनकी ही पार्टी के लोग आए। पर मैं चाहूंगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी, जो अनुराग जी ने दो मुद्दे उठाए हैं, काफी मायने तक सही हैं। कि आज ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरे शहरों से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा है कि वो 5 साल का कुछ प्रॉमिस करते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए दूसरा राज्य में दूसरी जगह से खड़े होने की बात करते हैं। कांग्रेस के भी शिफ्ट हो रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके कांग्रेस के भी शिफ्ट हो रहे हैं। अजरुद्दीन साहब चले गए सवाई माधोपुर। एक सेकंड, मैं वही कह रही हूँ, मैं वही आप एक का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों आपको गिना दूं कि कितने लोग भाग रहे हैं। कोई भी हो। मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी वेव के बारे में बात करते हैं। मैं अगेन पॉलिटिक्स में ना जाकर, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में ना जाकर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में जनता मैच्योर हुई है, डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, और ये साइंस ऑफ ग्रोथ है और बेटर मैच्योरिटी है इन द डेमोक्रेसी कि लोग चुन रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि बाहुबली हारे थे, तो वो एक जनता का जो जागरूक हुई है, तो वो उसका नतीजा है। अब जनता जानती है कि आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, जनता जानती है किसने उनके लिए काम किया है, किसने नहीं किया है, तो वो वोट डालेंगे आने वाले समय में। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जैसे अनुराग जी बोल रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा आने वाले समय में, टू मेक इट अ हेल्दी मैच्योर डेमोक्रेसी फॉर द कमिंग टाइम्स। राजू मालवीय जी, ये बात आप स्वीकारेंगी? प्रियंका चतुर्वेदी तो स्वीकार रही थी कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप स्वीकारेंगे आपकी पार्टी को उन चीजों के चलते कहीं ना कहीं इन स्थितियों से समझौता करना पड़ता है, जहां बाहुबली को भी टिकट मिलता है और तमाम तौर पर आपके नेताओं को सीट भी बदलनी पड़ती है? राजू जी, देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सारे निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है,
और जहां तक आपने कहा कि सीट बदलने की बात, तो सीट बदलने का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि विवशता वाली बात, मैंने कहा कि कई बार कुछ सीटों पर कोई बात ऐसी होती है जहां हमें निर्णय करना पड़ता है, वो किया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है। लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म आज की तारीख की सबसे बड़ी जरूरत है, जिस पर अनुराग जी ने हम सबका ध्यान आकर्षित कराया है, और मैं समझती हूँ कि सभी को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि इस राष्ट्र की चिंता करने का दायित्व हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हर सोशल एक्टिविस्ट का है, मीडिया का है, हम सबका है। और इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म जो हैं वो एक देश की नई दिशा तय करेंगे। मैं समझती हूँ इस बात को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए अनुराग जी, संक्षेप में आपसे चाहूंगा, समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए राजू जी ने अंत तक नहीं स्वीकारा इस बात को, कहते रहे ये विषय जो है उतना बड़ा विषय नहीं हो सकता, लेकिन दरअसल चिंतन की बात है। देखिए मैं एटलीस्ट दोनों पैनलिस्ट का पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, एटलीस्ट उन्होंने एक विलिंगनेस शो की है कि हाँ ये रिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए। मैं आपको अपने विश्लेषण पे कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी ज्यादा अगर जुडिशियल रिफॉर्म हो जाए, आज आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, होली की मंडे की छुट्टी थी, पूरे 5 दिन की छुट्टी कर रखी है, क्यों वहां पे वर्किंग नहीं है? अभी एक ऑर्डर पास हुआ था कि 1 साल के अंदर केसेस डिसाइड होंगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही जजेस है। अगर आप फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, जो बाकी लोगों के केसेस पेंडिंग है वो तो कहीं ना कहीं इंफेक्ट होंगे, क्योंकि आज की डेट में डेटरेंस नहीं है कि आप कोई गलत काम करते हैं तो आप उसमें उसका विद इन शॉर्ट टाइम आप उसकी पेनल्टी भुगतेंगे, जिसकी वजह से दागी लोग आते हैं। तो मेरी वजह से अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म को पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दें, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को अगर ले आए, जुडिशरी फंक्शनिंग को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दें, आप अगर ये फास्ट ट्रैक अगर हो जाए तो दागियों के लिए कोई ट्रैक नहीं बचेगा। आप देखिए सब पार्टीज क्या कहती हैं, द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। कितने पॉलिटिशियंस हैं जो जेल के पीछे बैठे हैं, कितने केसेस हैं जो डिसाइड हुए हैं, लोग बाग मर जाते हैं लेकिन केसेस डिसाइड नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रोसेस ठीक हो जाए, दागियों को डर बैठेगा। प्रियंका जी, वो 51 से 52 साल की एज में दिखाएंगे। प्रियंका जी फाइनल कमेंट, क्या अब इस स्थिति में सोचने की जरूरत है कि जो थोड़े बहुत भी जो स्थिति है इससे पार्टियां निकलें, और जिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं अनुराग जी उससे हटकर इनका दागियों का ट्रैक ही खत्म हो हर पार्टी में? नहीं, देखिए मैं अपनी पार्टी के बारे में क्लियरली कह सकती हूँ कि हमारा इंटेंट और कमिटमेंट रिफॉर्म्स को लेकर, दागी नेता कम सांसद में पहुंचे उसको लेकर हमारा कमिटमेंट बिल्कुल है, जनता से है, और आगे बढ़ते हुए भी जहां जहां हमने खामियां पाई हैं हम उसको पूरा करेंगे और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी से ही मैं अपनी पार्टी का पक्ष एंड करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू मालवीय। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद किया जाना चाहिए लोकतंत्र में ये सुधार हो ताकि देश की दिशा बदले और माननीय जो शोभा बढ़ाने वाले हैं वो अच्छी सूरत के साथ, अच्छे संकल्प के साथ पहुंचे। लेकिन एक चीज हमेशा चिंता के साथ बार बार उठती रहती है कि तमाम वादों के बावजूद भी जो बड़े दल हैं इनके जो दागियों को लेकर संकल्प हैं वो इतने क्यों कच्चे हैं? क्या वाकई इनके लिए दाग अच्छे हैं? खास पेशकश में